हेलो स्टूडेंट, हम ऑपरेशन रिसर्च का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सिंपलेक्स टेबल करेंगे। सिंपलेक्स टेबल आपकी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए यूज किया जाता है। अगर आपको एलपीपी के अंदर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स के अंदर दो वेरिएबल से ज़्यादा वेरिएबल्स गिवन है तो उस केस में एलपीपी को ग्राफिकल मेथड से सोल्व करना बड़ा मुश्किल काम होता है और सिंपलेक्स टेबल से इजीली उसको सोल्व कर सकते हैं हम। अगर आपके पास दो वेरिएबल्स भी गिवन हैं तो उसको भी हम सिंपलेक्स मेथड से सोल्व कर सकते हैं इजीली। देखना सिंपलेक्स टेबल्स करते हैं। सिंपलेक्स मेथड टू सोल्व एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को एलपीपी की जो है सिंपलेक्स मेथड से हम सोल्व करेंगे। देखना जैसे आपको कोई एलपीपी गिवन है, ये एलपीपी आपको गिवन है। अब इस एलपीपी के अंदर आपको दो वेरिएबल्स दे रखे हैं x1 x2। अगर दो से ज्यादा वेरिएबल्स दे रखे होते तो भी हम सेम मेथड से करते जैसे इस इक्वेशंस को सोल्व करेंगे हम। देखना जो पहला स्टेप होता सिंपलेक्स मेथड का वो होता है गिवन एलपीपी को स्टैंडर्डाइज फॉर्म के अंदर चेंज करना, मतलब उसको स्टैंडर्डाइज करना। कैसे करते हैं? अगर मान लिया कि यहां पे आपको केस से मिनिमा का दे रखा है, मिनिमाइजेशन का केस आपको गिवन है तो उसको मैक्सिमाइज करना है। कैसे? माइनस से मल्टीप्लाई करवा के, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करवा के नेगेटिव मिनिमाइजेशंस को हम मैक्सिमाइजेशंस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? देखना, मान लिया सपोज करो कि आपके पास ये मिनिमाइजेशंस की फॉर्म में गिवन होता 2x1 प्लस x2, आपको ये गिवन है। अगर आप स्टैंडर्डाइज फॉर्म के अंदर इसको चेंज कर रहे हो तो क्या करोगे, जो ये मिनिमाइजेशंस है ना इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवा दो, मतलब माइनस मिनिमाइजेशंस ऑफ 2x1 प्लस के x2, इसका भी नेगेटिव करवाओगे तो ये आ गया। अब माइनस मिनिमाइजेशन का मतलब है मैक्सिमाइजेशन। मैं लिख देता हूं यहां पे मैक्सिमाइजेशन इज इक्वल टू माइनस के 2x1 माइनस के x2। ये आपकी मैक्सिमाइजेशन फॉर्म आ गई है। अब पहली कंडीशन तो क्या है, कन्वर्ट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है। बाकी जो गिवन होती हैं इक्वेशंस ये होता सब्जेक्टिव टू कांस्टेंट। जो आपका ये फंक्शन है मिनिमाइजेशन दे रखा या मैक्सिमाइजेशन दे रखा उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। बाकी जो इक्वेशंस आपको गिवन है वो सब्जेक्टिव टू कांस्टेंट होती हैं। पहला स्टेप हमारा क्या हो गया, कन्वर्ट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इनटू मैक्सिमाइजेशन। अगर आपको ये पहले से ही मैक्सिमाइज दे रखा है, जैसे पहले से मैक्सिमाइज दे रखा तो इसको एज इट इज पुट करना है, और अगर ये मिनिमाइजेशन दे रखा होता तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवा के इसको मैक्सिमाइज करते। सेकंड कंडीशन क्या है, आपकी जो सब्जेक्टिव टू कांस्टेंट है ना, इनके राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट है इन कांस्टेंट को आपने पॉजिटिव करना होता है। क्या है कि मान लिया यहां पे आपको नेगेटिव टर्म में दे रखी है राइट हैंड साइड के अंदर कांस्टेंट, तो आपने माइनस से मल्टीप्लाई करवा के उनको जो है पॉजिटिव बनाना है। यहां पे कोई नेगेटिव टर्म ना हो, नॉन नेगेटिव टर्म में होती है, जीरो भी हो सकती है पर यहां पे आपकी नॉन नेगेटिव टर्म में होती है। सेकंड केस में क्या लिखूं, कन्वर्ट ऑल कांस्टेंट इनटू पॉजिटिव फॉर्म।
या कह सकते हो आप पॉजिटिव नहीं लिखोगे, यहाँ पे नॉन नेगेटिव लिखोगे, नॉन नेगेटिव नंबर, क्योंकि जीरो भी आपका हो सकता है। कन्वर्ट ऑल द कांस्टेंट इनटू नॉन नेगेटिव फॉर्म। सपोज करो कि आपको इन इक्वेशंस के अंदर जैसे ये गिवन है x1 प्लस के 4x2 लेस देन और इक्वल टू 24, ये आपका गिवन है। अब इसके अंदर सपोज करो कि आपको ये नेगेटिव दिया होता तो क्या करते, इसके अंदर जो आपकी ये टर्म है ना, आपने इसको फॉर्म जो है पॉजिटिव फॉर्म करना है, उसके लिए आप पूरी इक्वेशंस को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवा दो। तो क्या आएगा, माइनस x1 प्लस के 4x2। अब की बार अगर आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवा रहे हो ना किसी इक्वेशन को, तो ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। मतलब अब की बार ये ऐसे हो जाएगी और ये आपका माइनस से -24 ऐसे आ जाएगा। अब देखो ये चेंज क्यों हुई, जैसे आपको पता कि 5 ग्रेटर देन 2 होता है, अगर आप माइनस से इसको मल्टीप्लाई करवा देते हो तो माइनस के 5 और ये माइनस के 2, अब कौन सा बड़ा हुआ, अब ये बड़ा हुआ ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब भी इक्वेशंस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाते हो तो इनइक्वलिटी जो है वो उल्टी फॉर्म में आ जाती है। मतलब जैसे यहां पे ये बड़ा था तो अब की बार ये बड़ा हो जाएगा, रिवर्स ऑर्डर उसका हो जाता है इनइक्वलिटी का। सारी के सारी जितने भी आपको सब्जेक्टिव टू कांस्टेंट गिवन है, सारे के सारे कांस्टेंट ये पॉजिटिव होंगे, अगर नहीं है तो उनको फॉर्म कर लो। सेकंड टाइप आपकी ये होती है। थर्ड टाइप सुन लो। थर्ड टाइप में होता है आपकी जो ये इनइक्वलिटी है ना, आपने इसको खत्म करना होता है स्लैक और सरप्लस वेरिएबल का यूज करके। क्या है स्लैक और सरप्लस वेरिएबल, छोटे यहां पे स्मॉलेस्ट नंबर होते हैं जो कि इनके अंदर ऐड करने से ये आपकी जो इनइक्वलिटी है ये खत्म हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको ये गिवन है x1 प्लस के 4x2 लेस देन और इक्वल टू 24, ये गिवन आपको, और इसके अंदर आपने इसके अंदर कुछ ऐड करवाना पड़ेगा ताकि ये इनइक्वलिटी इक्वलिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाए। जैसे 4 लेस देन और इक्वल टू 5, ये आपको गिवन है। अगर आप इसके अंदर 1 ऐड करवा देते हो, मतलब 4 प्लस के 1, तो ये 5 के इक्वल हो जाएगा। तो इसी तरीके से मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप लेफ्ट हैंड साइड के अंदर कुछ टर्म ऐड करवा दो ताकि ये जो इनइक्वलिटी का सिंबल है ये इक्वलिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाए। मान लिया कि वो स्मॉलेस्ट नंबर है, आपके पास s1 है, तो क्या करोगे, x1 प्लस के 4x2 प्लस s1 इज इक्वल टू 24 हो गया। s1 इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच कन्वर्ट द इनइक्वलिटी इनटू इक्वलिटी फॉर्म। इसको ऐड करने से ये इक्वलिटी के अंदर आ गया। और जो टर्म में आपकी इक्वेशंस के अंदर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ऐड होती है ना, जो इनइक्वलिटी को इक्वलिटी के अंदर कन्वर्ट करते हैं, जो टर्म में ऐड होती हैं उनको बोलते हैं स्लैक वेरिएबल। तो इसको बोलेंगे हम स्लैक वेरिएबल। और अब देखो कई केसेस में क्या हो सकता है कि आपकी जो ये इनइक्वलिटी है ना इस फॉर्म में ना हो, ये ग्रेटर ना हो, ये हो सकता था आपका x1 प्लस के 4x2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 24, ये होता। तो अब की बार ये वाली टर्म आपकी इससे बड़ी है, तो इसको इक्वलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आप इसके अंदर से कुछ सब्ट्रैक्ट करोगे, और जो सब्ट्रैक्ट करते हो वो होता है आपका सरप्लस वेरिएबल। क्या होता है आपका सरप्लस वेरिएबल। देखना x1 प्लस के 4x2 माइनस s2 इज इक्वल टू 24, ये आपका आ गया। अब देखो जो ये सब्ट्रैक्ट हुआ ना, इसको बोलेंगे हम सरप्लस वेरिएबल। सरप्लस वेरिएबल, ये आपका सरप्लस वेरिएबल होगा। तो थर्ड टाइप अगर मैं बोलूं, थर्ड टाइप क्या होगी कि चेंज ऑल द सब्जेक्टिव टू कांस्टेंट सब्जेक्टिव फंक्शन
इनटू इक्विलिटी फॉर्म बाय यूजिंग स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल। स्लैक और सरप्लस वेरिएबल का यूज करके आपने इनइक्विलिटी को, जो सब्जेक्टिव फंक्शन आपको गिवन है, इनको कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट द subjective to constant into equality form। इक्विलिटी फॉर्म कैसे कन्वर्ट करोगे? बाय यूजिंग स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल। यहां पे लिख देता हूं मैं, by using slack and surplus variable। by using slack and surplus variable। अब इसके बाद आपने जो गिवन एलपीपी है उस गिवन एलपीपी को जो है सिंपलेक्स टेबल में कन्वर्ट करना है। कैसे आप सिंपलेक्स टेबल में उसको कन्वर्ट करोगे? देखना, सिंपलेक्स टेबल करते हैं। सिंपलेक्स टेबल के अंदर बड़ी ही इजी सी आपकी टेबल होती है सिंपलेक्स टेबल। बड़ा ध्यान से सभी बच्चों ने इसको देखना है। सबसे पहले आपका आता है, आप लिखोगे यहां पे कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल। देखो पहले तो इसको जो ना हम क्या करते हैं, पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट करने के बाद तो तब ही हम सिंपलेक्स टेबल फॉर्म कर सकते हैं। तो पहले तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, वो कर लेते हैं पहले। कैसे? जैसे आपको ये गिवन है x1 प्लस 4x2। अब इसके अंदर क्या ऐड करें ताकि ये 24 के इक्वल आ जाए? तो सपोज करो कि s1 ऐड करने से ये इसके बराबर आ गया, तो ये आपका एक स्लैक वेरिएबल आ गया। सेकंड इक्वेशन आपको गिवन है 3x1 प्लस के x2 इज इक्वल प्लस से s2। इसके अंदर s2 हमने ऐड करवा दिया जो कि 21 के इक्वल आ गया, तो इसको लिखेंगे इज इक्वल टू 21। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है? x1 प्लस x2 प्लस s3 इज इक्वल टू 9। तो x1 प्लस के x2 प्लस s3 इज इक्वल टू 9। ये आपकी तीनों इक्वेशन बन गई है। अब आपने क्या करना है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको गिवन है ना, इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन के भी जो आपने वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए हैं, स्लैक और सरप्लस वेरिएबल जो इंट्रोड्यूस किए हैं, वो इसके अंदर भी आपने ऐड करने पड़ेंगे ताकि इक्वेशंस के अंदर और आपका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसके अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल सेम हो जाए। तो देखना, ये जो मैक्सिमाइजेशन ऑफ जेड है ये किसके बराबर आएगा? 2x1 प्लस x2 और प्लस से, देखो एक तो s1 इंट्रोड्यूस किया है, एक s2 इंट्रोड्यूस किया, एक s3 इंट्रोड्यूस किया हमने, तो यहां पे लिखेंगे प्लस 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0 इंटू s3। देखो 0 के साथ मल्टीप्लाई करके इनको ऐड करवा दिया है इस इक्वेशंस में, तो इनसे कोई फर्क भी नहीं पड़ा। ये भी 0 है, ये भी 0 है, वो भी 0 है। और हमारे जो सब्जेक्टिव टू कांस्टेंट गिवन है और ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें जो गिवन है, उन दोनों के अंदर नंबर ऑफ वेरिएबल सेम आ गई। तो अब हम सिंपलेक्स टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। देखना, सिंपलेक्स टेबल कैसे उसको सोल्व करेंगे? पहले लिखते हैं हम CB, कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल, फिर लिखते हैं बेसिक वेरिएबल। बेसिक वेरिएबल कौन से होते हैं? जो आपने
नए स्लैक और सरप्लस वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए ना, यहां पे वो लिखते हैं। तो ये क्या आएगा आपका S1 S2 और S3, ये आपके वेरिएबल्स के अंदर आएंगे, बेसिक वेरिएबल्स के अंदर S1 S2 S3। और ये जो CB है कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल, कहां से आए कोफिशिएंट? जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना, ये है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर आपके जो S1 S2 S3 के कोफिशिएंट है ना, वो यहां पे लिखे जाते हैं। तो यहां पे लिख दिया, यहां पे S1 का कोफिशिएंट भी 0 है, S2 का कोफिशिएंट भी 0 है और S3 का कोफिशिएंट भी 0 है। ये सारे के सारे कोफिशिएंट यहां पे लिखते हैं। S1 का कोफिशिएंट 0, S2 का कोफिशिएंट 0, S3 का कोफिशिएंट 0, ये हमने लिख दिया। इसके बाद लिखा जाएगा XB। XB होता है सॉल्यूशन, जो आपके यहां पे कांस्टेंट जो गिवन है ना सब्जेक्टिव टू कांस्टेंट के अंदर 24, 21 और 29, ये जो है 24, 21 और 9, इनको यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन की जगह। ये XB सॉल्यूशन की जगह आएगा। ये लिख दिया हमने 24, 21 और ये 9, ये हो गया आपका। आगे लिखते हैं जो वेरिएबल्स आपको गिवन है। अब आपके पास केवल दो ही वेरिएबल है, एक X1 एक X2 है। पहले आपको गिवन तो दो ही वेरिएबल है, X1 X2, X3 होता वो भी लिख लेते। कैसे लिखते? यहां पे लिख दिया हमने X1 और यहां पे लिख दिया हमने X2। अगर X3 होता यहां पे X3 लिख लेते। अब क्या करेंगे, और आपने S1 S2 S3 इन वेरिएबल को इंट्रोड्यूस भी तो किया है, तो जो वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए उनको भी लिखेंगे S1 S2 S3। इन वेरिएबल्स को भी लिख लिया जो कि हमने इंट्रोड्यूस किए हैं। अब ये जो X1 है सब्जेक्टिव टू कांस्टेंट के अंदर इनके कोफिशिएंट हमने लिखने हैं। जैसे पहले X1 का कोफिशिएंट 1 है, अगर किसी के साथ कुछ नहीं आता तो उसके साथ 1 आता है। इसके साथ 1 मल्टीप्लाई में है, तो X1 के साथ है 1 मल्टीप्लाई में, तो X1 का कोफिशिएंट 1 आ गया। इस इक्वेशन के अंदर X2 का कोफिशिएंट 4 है, यहां पे लिख लिया 4। S1 का कोफिशिएंट 1 है, यहां पे लिख लिया 1। S2 और S3 इसके अंदर है नहीं इस इक्वेशन के अंदर, तो S2 और S2 के कोफिशिएंट आ गए 0 और ये भी 0, ये आ गया। अब सिमिलरली सेम प्रोसीजर से आप जो सेकंड इक्वेशन है उनके अंदर X1 X2 S1 S2 S3 इनके कोफिशिएंट लिखोगे। देखना X1 का कोफिशिएंट 3 है, मैंने 3 लिख दिया यहां पे। X2 का कोफिशिएंट 1 है, यहां पे लिख दिया 1। S1 इसमें नहीं है तो कोफिशिएंट 0 लिख लिया। और S2 आपके पास 1 है, S2 का कोफिशिएंट 1 है और S3 नहीं है, S3 का कोफिशिएंट 0 आएगा और S2 का कोफिशिएंट 1 आएगा, तो ये लिख दिया 1 और ये 0, ये आ गया। अब थर्ड इक्वेशन में आ जाओ। थर्ड इक्वेशन में X1 X2 दोनों के कोफिशिएंट 1 है, X3 टर्म नहीं है, जो ना X1 X2 के कोफिशिएंट तो आपके पास 1 और 1 आ गई। S1 S2 इस इक्वेशन के अंदर नहीं है, तो उनके कोफिशिएंट आपके पास 0 आएंगे। यहां पे लिख दिया ये 0 है, और S3 का कोफिशिएंट आपके पास ये 1 आ गया। ये हमने जो है इनके कोफिशिएंट सारे लिख लिए हैं। अब लिखा जाता है यहां पे, अब इस टेबल को फॉर्म कर लो ऐसे। अब आपने क्या करना है, जो ये XB है ना, XB के यहां पे आप CJ लिखो, CJ, और CJ के अंदर आपने लिखना क्या है, जो आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन के आपने कोफिशिएंट लिखने हैं। जैसे ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये है, X1 का कोफिशिएंट 2 है, X2 का कोफिशिएंट 1 है, तो यहां पे लिख दिया आपने 2 और यहां पे X2 का कोफिशिएंट 1 लिख दिया। S1 S2 S3 सब के कोफिशिएंट 0 है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, अब ये 0 और ये 0, ये आपने लिख दिए हैं।
ये यहां से जो है आपने सी जे कंस्ट्रक्ट कर लिया, अब सी जे निकालने के बाद आप यहां पे जेड जे निकालोगे, जो कि एक्स बी के यहां पे लिखते हैं जेड जे। ध्यान से सुनना, जेड जे क्या होता है? जेड जे आपका सी बी इंटू एक्स आई, मान लिए इसके कोरस्पोंडिंग यहां पे अगर एलिमेंट लिखेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ है, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ है, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ है, इन सब की मल्टीप्लाई करवा के ऐड करवा देंगे। देखो क्या कहा मैंने, जीरो की मल्टीप्लाई यहां पे, मतलब इसको लिख सकता हूं मैं इज इक्वल टू समेशन ऑफ सी बी इंटू एक्स आई, मतलब सी बी की कोरस्पोंडिंग एक्स आई के साथ मल्टीप्लाई करवानी है और मल्टीप्लाई करवाने के बाद सबको ऐड करवा देना है। मतलब जीरो की मल्टीप्लाई वन के साथ जीरो, प्लस जीरो की मल्टीप्लाई थ्री के साथ जीरो, प्लस जीरो की मल्टीप्लाई वन के साथ जीरो, तो सम आ गया आपका जीरो। यस, नेक्स्ट में आपके पास आएगा ये जीरो की मल्टीप्लाई। अब देखो x1 के कोरस्पोंडिंग तो लिख लिया हमने, अब आएगा x2 के कोरस्पोंडिंग। x2 के कोरस्पोंडिंग में ये जीरो की मल्टीप्लाई 4 के साथ जीरो, जीरो की मल्टीप्लाई 1 के साथ जीरो, जीरो की मल्टीप्लाई 1 के साथ जीरो, तीनों के साथ मल्टीप्लाई जीरो आई है और तीनों को ऐड करेंगे तो आंसर भी जीरो आएगा। सिमिलरली आपकी इनके साथ मल्टीप्लाई होगी, जीरो की 1 के साथ जीरो, जीरो की 0 के साथ जीरो, जीरो की 0 के साथ जीरो। इसका मतलब है ये सारी की सारी मल्टीप्लाई आपकी जीरो आएंगी, क्योंकि एक साइड तो आपकी जीरो से ही मल्टीप्लाई हो रखी है। तो क्या मैं यहां पे जीरो जीरो और ये जीरो ऐसे लिख लूं क्या? ये मैंने लिख दिया। अब ऐसा करने के बाद आपने सी जे माइनस जेड जे निकालना है। क्या निकालना है? सी जे माइनस जेड जे। यहां पे लिखोगे सी जे माइनस जेड जे। देखो सी जे तो आपको यहां पे गिवन है, इस सी जे के अंदर से आपने ये जेड जे, जो आपका ये जेड जे था ना, ये सब्ट्रैक्ट करना है। देखना, इसको यहां पे लिख लेते हैं थोड़ा सा ऊपर। ये आपका जो है जेड जे आएगा। जेड जे होता क्या है? समेशन ऑफ एक्स बी सी बी इंटू एक्स आई। सी बी की मल्टीप्लाई एक्स आई के साथ ये लिखा जाता है। अब यहां पे लिखते हैं हम सी जे और माइनस जेड जे। सी जे माइनस जेड जे क्या आएगा? देखना, यहां पे 2 के अंदर से अगर जीरो सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका 2 ही आएगा। 1 में से अगर जीरो सब्ट्रैक्ट करते तो 1 ही आएगा। ये जीरो में से जीरो सब्ट्रैक्ट करोगे जीरो, जीरो में से जीरो, जीरो में से जीरो, आपका जीरो ही आ गया। ये आपके पास सी जे माइनस जेड जे की वैल्यू आ गई। यहां पे आपका ये x2 जो मैंने लिखा ना, गलती से लिखा गया, सॉरी, यहां पे जो ना आपका 5x2 आएगा। ये है इक्वेशन के अंदर जो आपका क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन के अंदर यहां पे 5x2 गिवन है। तो यहां पे जो आपने ये लिखा, यहां पे b आपका जो है 5x2 आएगा, और सी जे जो आपने लिखा है ये 2 इंटू x2 का कोफिशिएंट 5, ये आएगा आपके पास, ये 5। और यहां पे जब सी जे माइनस जेड जे करोगे तो ये भी तो आपका 5 ही आएगा। जो ये आपका क्या आया है सी जे माइनस जेड जे आपके पास ये 2 में से जीरो सब्ट्रैक्ट करोगे 2 आ गया, 5 में से अगर जीरो सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे 5 आएगा आपके पास। ये आपका क्वेश्चन था। अब इसके अंदर आपने कैसे सॉल्यूशन करना है। अगर आपको मैक्सिमाइजेशन की टर्म गिवन है, मैक्सिमाइजेशन के अंदर आप सोल्व कर रहे हो, तो क्या करोगे, जो आपका सी जे माइनस जेड जे की जो लार्जेस्ट पॉजिटिव टर्म है ना, ये जो पॉजिटिव टर्म है इसके कोरस्पोंडिंग आपका कॉलम बन जाएगा। देखना 2 5 0 0, इन सब के अंदर से 5 बड़ा है ना, जो भी पॉजिटिव नंबर है बड़ा होता है वो आपका की कॉलम आएगा, मतलब ये कॉलम आएगा आपके पास, ये कॉलम। देखना क्या करना है,
अगर आपके पास मैक्सिमाइजेशन का केस दे रखा है और मैक्सिमाइजेशन के केस के अंदर आपकी Cj माइनस Zj की सारी वैल्यू अगर या तो नेगेटिव आती हैं या जीरो आती हैं तो वो सॉल्यूशन आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है। और अगर ये इनके अंदर एक भी पॉजिटिव टर्म गिवन है तो आपने पहले उसको नेगेटिव बनाना पड़ेगा, तब जाके आपका सॉल्यूशन आएगा। अब इसमें ये 2 भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो क्या करेंगे इस केस के अंदर जो आपका लार्जेस्ट पॉजिटिव टर्म है ना, लार्जेस्ट पॉजिटिव टर्म निकालेंगे। तो हमारी लार्जेस्ट पॉजिटिव टर्म यहाँ पे 5 है, तो अब इस 5 के कोरस्पॉन्डिंग जो कॉलम आपका ये की कॉलम आएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने ये एक्स बी यहां पे लिखा जाएगा आपकी बार आपका एक्स बी अपॉन एक्स आई। अब हम रेशियो निकालेंगे, किसका रेशियो निकालेंगे, जो आपके पास है ये जो एक्स बी गिवन है, ये जो एक्स बी गिवन है इसको डिवाइड करवाएंगे किसके साथ है, जो आपका की कॉलम आया उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ। देखो मैंने यहाँ पे एक्स आई लिखा, एक्स आई का मतलब क्या है कि जो भी आपका की कॉलम है। अब यहाँ पे की कॉलम तो आपका ये आया ना, x2 के कोरस्पॉन्डिंग टर्म में आई है, तो ये आपका की कॉलम है। क्या करोगे, ये एक्स बी मतलब 24 है अपॉन 4, आगे लिखेंगे 21 अपॉन 1 और ये 9 अपॉन 1। इस तरीके से हम इसको डिवाइड करवा देंगे तो यह आएगा आपके पास 24 है, यहां पे लिखेंगे 24 अपॉन 4 है विच इज इक्वल टू 6। 24 अपॉन 4 यहां पे लिखा 21 है अपॉन 1 जो कि 21 ही आ गया। यहां पे लिखा 9 अपॉन 1, 9 अपॉन 9, 9 अपॉन 1 तो आपका 9 ही आ गया, ये आपके पास आ गई। अब इनके अंदर आपने क्या करना है, जो आपके एक्स बी अपॉन एक्स आई आए हैं, जो ये एक्स बी अपॉन एक्स आई आए हैं, इनके अंदर जो स्मॉलेस्ट नंबर है ना उसके कोरस्पॉन्डिंग जो रो आएगी आपकी वह की रो होगी। मतलब है स्मॉलेस्ट इन तीनों के अंदर सबसे छोटा कौन सा है, स्मॉलेस्ट 6 है, तो 6 के कोरस्पॉन्डिंग जो भी रो है आपकी वो रो की रो होगी। मतलब इसके कोरस्पॉन्डिंग आपकी ये रो है, ये रो आपकी की रो है। और जहां पे एलिमेंट जिस एलिमेंट पे दोनों के दोनों रो और कॉलम इंटरसेक्ट करती है ना वो आपका की एलिमेंट होता है। क्या होता है वो आपका की एलिमेंट। मतलब ये जो 4 है ना, ये 4 आपका की एलिमेंट आ गया। 4 क्या आ गया आपका की एलिमेंट आ गया। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर जो आपका की एलिमेंट है ना, इस की एलिमेंट को ऑपरेशन यूज करके 1 बनाना है। क्या करना है, जो आपका एक की एलिमेंट है इसको 1 फॉर्म करना है ऑपरेशन ऑपरेट करके। देखना करते हैं उसको भी, एक बार इसको साफ कर देता हूं मैं। क्या काम है आपका, जो आपका की एलिमेंट आया है इस की एलिमेंट को तो आपने 1 फॉर्म करना है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि जो भी आपका एक कॉलम आया है ना, की कॉलम है, की कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग जो भी आपका वेरिएबल आता है वो वेरिएबल आपका इनकमिंग वेरिएबल होता है। क्या होता है आपका इनकमिंग वेरिएबल होता है। इसका मतलब जो वेरिएबल आपका आएगा ना, अब ये इस कॉलम के कोरस्पॉन्डिंग जो भी वेरिएबल होगा वो आपका इनकमिंग वेरिएबल होगा। तो इसको लिखते हैं हम इनकमिंग वेरिएबल। और जो की रो आपकी आई है उसकी रो के कोरस्पॉन्डिंग जो भी आपका वेरिएबल होगा वो होगा आपका आउटगोइंग वेरिएबल। इसका मतलब यहां पे देखो रो आपके पास ये है और इस रो के कोरस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल है ना वो S1 है, तो S1 आपका आउटगोइंग वेरिएबल है। क्या है S1 आउटगोइंग वेरिएबल, तो यहां पे लिख लो आप आउटगोइंग वेरिएबल।
अब जब हम इन वेरिएबल्स को लिखेंगे तो इस S1 की जगह इनकमिंग वेरिएबल x2 लिखेंगे, और जो S1 का आपने यहाँ पे कोफिशिएंट लिखा था उस कोफिशिएंट की जगह अब की बार जो x2 का कोफिशिएंट 5 है ना वो लिखेंगे यहाँ पे। तो ये है आपका आउटगोइंग वेरिएबल, आउटगोइंग वेरिएबल्स। देखना टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। पहले तो हमने CB लिखा, CB के बाद ये B बेसिक वेरिएबल यहां पे लिखा जो है XB, फिर वेरिएबल्स जो आपको गिवन है X1, X2, S1, S2, S3, ये वेरिएबल्स हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। अब की बार देखो आपका जो आउटगोइंग वेरिएबल है ये है, इनकमिंग वेरिएबल x2 है। क्या मैं यहाँ पे x2 लिख लूँ क्या? और जो ये S1 का वेरिएबल था इस वेरिएबल को हटा के x2 का वेरिएबल जो 5 है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो यहाँ पे लिख दिया 5, और ये जो B बेसिक वेरिएबल है आपका ये क्या आएगा, आपका इनकमिंग वेरिएबल x2, तो इसकी जगह लिख दिया x2। अब आपने जो स्टेप करना है, आपका जो की एलिमेंट है ना इस की एलिमेंट को आपने 1 फॉर्म करना है। कैसे फॉर्म करोगे? अगर इस रो को, कंप्लीट रो को अगर 4 से आप डिवाइड करवा दो, 4 से अगर आप डिवाइड करवा देते हो तो ये आपका 1 आ जाएगा। तो क्या करो, इस रो को आप जो फर्स्ट रो आपकी है इस फर्स्ट रो को 4 से डिवाइड करवा दो। अगर इसको 4 से डिवाइड करवाओगे तो क्या लिखा जाएगा, ये 24/4, तो 24/4 ये आ गया आपके पास 6। फिर क्या आएगा, ये 1 को भी 4 से अगर आप डिवाइड करवाओगे तो 1/4 आएगा, तो यहां पे आ गया 1/4। 4 को अगर 4 से डिवाइड करवाओगे 1 आएगा, यहां पे लिख दिया 1। अब 1 को अगर 4 से डिवाइड करवाओगे 1/4 आएगा, ये 0 होगा, ये 0 होगा, तो यहां पे लिख देता हूं मैं 1/4 है, और ये 0 और ये भी 0, तो ये आपका आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, पहले तो आपने की एलिमेंट को 1 फॉर्म कर दिया, फिर की एलिमेंट की जितनी भी अपर रो है, इससे ऊपर की जितनी भी रो है और इसके नीचे की जितनी भी रो है उनके अंदर इसके कोरस्पोंडिंग जो एलिमेंट है ना उनको 0 आपने फॉर्म करना है। मतलब है जैसे 4 के नीचे यहाँ पे 1 लिखा है, इस 1 को आपने 0 फॉर्म करना है, और यहाँ पे ये भी 1 है, इसको भी आपने 0 फॉर्म करना है। मतलब क्या है, उसके कोरस्पोंडिंग कॉलम के अंदर जितनी भी बाकी टर्म में आती हैं उनको आपने 0 फॉर्म करना है। कैसे फॉर्म करोगे, ऑपरेशन ऑपरेट करके। मतलब है आप इसको क्या करो, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करवाओ, इससे सब्ट्रैक्ट या ऐड करवाओ ताकि ये 0 बन जाए और ये भी आपका 0 बन जाए। अगर आप ऐसा करते हो कि इसको 4 से डिवाइड करवा के इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 से डिवाइड करवाओगे तो 1 आएगा आपके पास, और 1 को इस 1 में से अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आ जाएगा। क्या ऑपरेशन ऑपरेट करें, ये मान लिया आपकी फर्स्ट रो है, ये आपकी सेकंड रो है और ये आपकी थर्ड रो है। तो सेकंड रो के ऊपर ऑपरेशन आपने ऑपरेट किया R2 के ऊपर। क्या ऑपरेशन ऑपरेट किया कि R2 माइनस R2 के अंदर से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, फर्स्ट रो को 4 से डिवाइड करवा के, मतलब R2 माइनस 1/4 इंटू R1, 1/4 इंटू R1, ये आपके पास आ गया। अब देखना क्या क्या एलिमेंट आएंगे R2 के। इसको अगर हमने 4 से डिवाइड करवाया है तो 6 आया, 21 के अंदर से आप 6 से सब्ट्रैक्ट कर लो। मतलब देखो ये R2 के अंदर से हमने इसको 4 से डिवाइड करके तब सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या आएगा, 4 से अगर डिवाइड करवाएंगे 6 आएगा, और 21 के अंदर से अगर आप 6 सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास आएगा 15। यहां पे लिख दिया 15। पहला एलिमेंट आपके पास 15 होगा इस रो का। सेकंड एलिमेंट, इसको आपने 4 से डिवाइड करवा के इसमें से सब्ट्रैक्ट करना, 3 में से 1/4 आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3 माइनस 1/4 कितना आएगा, 3 माइनस 1/4 यह आ जाएगा
4 3 जा 12 -1 11 11/4। यहां पे आप लिखोगे 11/4। नेक्स्ट, ये 3 में से 1/4 सब्ट्रैक्ट किया है और आपका ये 1 है और यहां पे इसको 4 से डिवाइड करवाओगे, मतलब 4/4 1। इस 1 को इस 1 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास 0 आ गया, ये 0 आ गया। और अब इसको 4 से डिवाइड करवाओगे, 1/4 है, 1/4 को 0 में से घटाओगे तो 0 माइनस 1/4, तो -1/4 आ गया, यहां पे लिख दिया -1/4। आगे 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे 1 आएगा और ये 0 में से 0, तो 1 और 0 यहां पे आपके आ गए। क्या मैं इस रो को यहां पे लिख लूं क्या? यहां पे लिखा मैंने, जो कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल है 0, ये आपका एज इट इज आएगा। जो x2 ये आपका जो बेसिक वेरिएबल है ये आपका s2 ही रहेगा। और यहां पे ये जो आपके x भी है ये कितना आएगा अब की बार, ये 15 आएगा, सोल्व करके अभी आए हैं, तो यहां पे लिखता हूं मैं 15 और ये है आपका 11/4 है, ये 0 है, ये -1/4 है और ये कितना 1 है और ये 0, इतना आ गया आपके पास। नेक्स्ट आगे क्या करोगे, आपने इस एलिमेंट को तो 0 बना लिया, इसको भी तो 0 फॉर्म करना है और इसको अगर 0 फॉर्म करते हो तो सेम आपका ऑपरेशन ऑपरेट होगा। मतलब है इसको आपने 4 से डिवाइड करवा के और इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मतलब अगर 4 से डिवाइड करवाते हो तो 1 आएगा और इस 1 को इस 1 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 बन जाएगा। तो आप क्या करो, आप R3 के ऊपर ऑपरेशन लगाओ, इस थर्ड रो, ये थर्ड रो है, ये पहली रो थी, ये सेकंड थी और ये थर्ड रो थी, थर्ड रो के ऊपर ऑपरेशन लगाओ कि थर्ड रो के अंदर से 4 से डिवाइड करवा के पहली रो को सब्ट्रैक्ट कर दो। मतलब है ऑपरेशन में लिखता हूं, जो आपकी थर्ड रो है R3 में क्या करना है, R3 में से -1/4 ऑफ R1 सब्ट्रैक्ट करना है। मतलब जो आपकी R3 है ना, इसके अंदर से इसको 4 से डिवाइड करवा के तब सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखना क्या आएगा, अगर आप इसको 4 से डिवाइड करवाते हो तो कितना आएगा, 4 से डिवाइड करवाने से 6 आएगा और 6 को 9 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 9 - 6 3, तो यहां पे लिख दिया मैंने 3। XB का जो XB के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट आएगा यहां पे 3 आएगा। आगे ये आपके पास 1 है, इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करवा के इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1 -1/4, 1 - 1/4 कितना आएगा, 1 - 1/4, ये आपका 3/4 आ गया, यहां पे लिख दिया 3/4। नेक्स्ट, अब इसमें से इसको 4 से डिवाइड करवा के इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो। अगर इसको 4 से डिवाइड करवाओगे तो 4/4 है, तो आपका 1 आएगा और इस 1 को इस 1 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास 0। आगे अब आपके पास से यहां पे 0 है और ये आपका 1 है, 1 को 1/4 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 1/4 आएगा। इस 1/4 को 0 में से घटा लो, 0 - 1/4, तो आपका आंसर -1/4, यहां पे लिख दिया -1/4। और सेम प्रोसीजर से अगर आप इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 0 ही आएगा, 0 में से 0 घटाओगे 0 आएगा। इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करवाओगे 0 आएगा, 0 1 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आएगा। मतलब 0 और 1 आपका यहाँ पे लिखा गया, ये 0 आ गया और ये 1। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, पहले तो आपका S3 है, यहाँ पे लिख दिया S3 और इसका कोफिशिएंट है 0। आगे XB के डिवाइड की टर्म में तो क्या है, 3/4, 0 -1/4 और ये कितना है 0 और ये 1, ये जो आपके पास आ गया है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद
यहां पे आप फिर से Cj लिखोगे, यहां पे Cj लिखोगे और यहां पे आपका Zj आएगा। देखना Cj और Zj लिखते हैं। Cj तो आपके क्या है 2 5 0 0 0, यहां पे लिख दिया 2 5 0 0 0, ये तो आ गया आपका। अब यहां पे लिखेंगे, यहां पे Zj आपका क्या आएगा, Zj इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके, इसकी और इस टर्म की मल्टीप्लाई करवा के, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करवा के तीनों को ऐड करवा देंगे। मतलब जो है 5 मल्टीप्लाई 1/4 5/4 5/4 प्लस है, प्लस क्या 0 की 11/4 के साथ 0, 0 की 3/4 के साथ 0, तो दोनों का सम इसके अंदर ऐड करवाएंगे तो 0 ऐड होगा, सेम टर्म आ जाएगी। ये लिख दिया। आगे इसकी मल्टीप्लाई अब x2 वाली टर्म के साथ, 5 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 5 और 0 की 0 के साथ 0 की 0 के साथ, तो मल्टीप्लाई 5 आ गई ना, यहां पे सबका सम करके लिख दिया है 5, ये 5 आ गया। अब इस 5 की मल्टीप्लाई 1/4 के साथ, 5 की मल्टीप्लाई अगर 1/4 के साथ करवाएंगे तो 5/4 आपका आएगा, 5/4 है प्लस है इसकी मल्टीप्लाई 0, इसकी मल्टीप्लाई 0, तो आपका यहां पे लिखा जाएगा 5/4। अब नेक्स्ट में 5 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 0 के मल्टीप्लाई 1 के साथ 0, 0 के मल्टीप्लाई इस 0 के साथ 0, तो आपका यहां पे सबका सम भी 0 आएगा। और अब 5 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, इस 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 0 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 0, तीनों का सम किया तो भी 0 आ गया। ये आपका आ गया। अब इसके अंदर आप क्या करोगे, इसके अंदर फिर से आपने ये एलिमेंट देखना पड़ेगा कि पहले आपने अब Cj माइनस Zj और निकालना है, निकालो Cj माइनस Zj, क्या आएगा Cj माइनस Zj, मतलब इस 2 के अंदर से 5/4 सब्ट्रैक्ट कर लो, 2 के अंदर से 5/4 अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या आएगा, 4 2 जा 8 माइनस के 5 3/4, तो ये आ गया आपके पास 3/4। इस 2 में से ये 5/4 सब्ट्रैक्ट कर लिया है, आपका 3/4 आ गया, यहां पे लिख दिया 3/4। आगे इस 5 के अंदर से ये 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 आएगा, ये आ गया आपके पास 0। 0 में से अगर आपका 5/4 सब्ट्रैक्ट होगा तो -5/4 आ गया, तो ये आ गया माइनस के 5/4, और ये आपका 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करवाओगे 0, और ये भी 0, तो इतना आपके पास आ गया है। अब सेम प्रोसीजर से इस टेबल को दोबारा से रिपीट करना है। कैसे, जैसे ये टेबल आपकी कंस्ट्रक्ट हो गई है, इस टेबल के अंदर Cj माइनस Zj के अंदर जो स्मॉलेस्ट, जो सबसे लार्जेस्ट क्वांटिटी है ना, पॉजिटिव लार्जेस्ट क्वांटिटी, उसके कोरस्पोंडिंग आपका कॉलम आएगा, और उस कॉलम से आपको पता चलेगा कि कौन सा आपका जो है इनकमिंग वेरिएबल है। तो देखना इसके अंदर लार्जेस्ट पॉजिटिव तो आपके पास है 3/4 ही है, ये आपके पास लार्जेस्ट पॉजिटिव है। अब इसके अंदर इसके कोरस्पोंडिंग जो कॉलम आई है, ये इसके कोरस्पोंडिंग कॉलम है ये। अब देखना कोरस्पोंडिंग कॉलम जो आया है, यहां से आपका इनकमिंग वेरिएबल भी आता है, इसका मतलब जो x1 है ना, इसके कोरस्पोंडिंग जो ये आया x1 आपका इनकमिंग वेरिएबल होगा, तो यहां पे लिख दिया है इनकमिंग वेरिएबल, ये होगा आपका इनकमिंग वेरिएबल। जो आपका कॉलम आया, की कॉलम आया, उस की कॉलम के कोरस्पोंडिंग जो आपका वेरिएबल आपका इनकमिंग वेरिएबल होता है। फिर क्या करें, फिर से जो है ये आपके पास कॉलम तो आ गया, XB/XI निकालते हैं, जैसे पहले वाली टेबल के अंदर यहां पे हमने निकाला था, ये XB/XI हमने निकाला था, सेम प्रोसीजर से वहां पे भी XB/XI हम निकाल लेंगे। तो यहां पे लिख दिया हमने XB/XI, कौन सी XI, XI आपके पास तो X1 वाली है, तो यहां पे लिख दिया X1। डिवाइड करवाओ,
डिवाइड अगर करवाएं कितना लिखा जाएगा यहां पे 6/1/4। क्या आएगा 6/1/4? 6/1/4 ये लिखा जाएगा आपका 6 और ये आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब ये 4/1 मल्टीप्लाई करो 64, आंसर आपका आ गया। तो यहां पे मैं लिखता हूं 64। आगे भी सेम। अब ये 15/11/4, तो इस 15 को डिवाइड करवा दो किसके साथ है? 11/4 के साथ। क्या आएगा? 15 को 11/4 से डिवाइड करवाओगे तो ये 4/11 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। लिखा गया है कितना जो है 15 4 जा 60, 60/11 ये आपका आ गया। तो यहां पे लिख देता हूं मैं 60/11। 3/3/4 तो 3/3/4 अपोन करेंगे 4/3 हो जाएगा, रेसिप्रोकल इसका हो जाएगा। तो ये 3 से 3 कैंसिल, आंसर आपका 4 आ गया। यहां पे लिख दिया मैंने 4, ये आपका 4 आ गया। अब आपने क्या करना है, इस साइड जो आपका स्मॉलेस्ट नंबर है ना, उस स्मॉलेस्ट नंबर के कोरस्पॉन्डिंग जो रो होती है आपकी, वो की रो होती है। तो देखना ये अगर आप इसको डिवाइड करवाते हो तो कितना आएगा? ये 11 5 जा 55 और अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर 5 पॉइंट समथिंग आएगा। 5 पॉइंट समथिंग अगर आया तो इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर तो आपका पास ये हुआ ना, क्या? 4 आपके पास स्मॉलेस्ट नंबर हुआ। तो अब की बार है जो आपकी की रो आएगी, की रो कौन सी होगी आपके पास? ये होगी, मतलब है ये रो आपके पास की रो आ गई। अब मैंने आपको ये बताया है कि जो की रो है ना, की रो से में एक तो आउटगोइंग वेरिएबल का पता चलता है और एक आपका जो जहां पे ये रो और ये कॉलम इंटरसेक्ट करते हैं ना, वहां से आपके पास की एलिमेंट आता है। इसका मतलब ये जो है ना आपके पास एक की एलिमेंट है, ये 3/4 आपके पास की एलिमेंट है। और आउटगोइंग वेरिएबल कौन सा है? इस रो के कोरस्पॉन्डिंग वेरिएबल तो S3 है आपके पास, तो S3 इज आउटगोइंग वेरिएबल। आप इसको लिख सकते हो आउटगोइंग वेरिएबल। ये आपके पास आउटगोइंग वेरिएबल हो गया। अब यहां पे तो लिखेंगे x1 और यहां पे जो कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल है वो लिखेंगे, जो कि x1 का कोफिशिएंट 2 है। यहां पे लिखा 2 और यहां पे x1। अब दूसरी टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखना ये अभी मैं साफ कर रहा हूं। कॉन्सेप्ट ये मेथड बड़ा इजी है, पर इसके अंदर स्टेप ज्यादा हो जाते हैं। 2-4 क्वेश्चन सोल्व करके देखोगे तो बड़ा इजी लगेगा ये मेथड। अब देखो हम नई टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। यहां पे लिख दिया हमने CB कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल, यहां पे लिख दिया बेसिक वेरिएबल्स। अब एक बात बताओ, जो आपके पास ये थर्ड रो जो आई है, इस थर्ड रो के अंदर ये x1 आपका इनकमिंग वेरिएबल होगा और इसका कोफिशिएंट 2 है। तो पहले मैं यहां पे ही लिख लेता हूं। यहां पे आपका फर्स्ट आ जाएगा, यहां पे सेकंड और यहां पे थर्ड जो आएगा x1 का कोफिशिएंट 2 और यहां पे फिर x1। यहां पे लिख दिया 2 और ये लिख दिया x1। ये आ गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, मैंने आपको ये बताया है कि जो आपके पास की एलिमेंट आया है ना, उस की एलिमेंट को आपने 1 फॉर्म करना है। क्या करना है? की एलिमेंट को 1 फॉर्म करना है। अब ये 1 कैसे बन सकता है? ये कौन सी थर्ड रो है? फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। इस रो को अगर 3/4 से डिवाइड करवा दे तो 3/4 से डिवाइड करवाएंगे 3/4 को तो 1 नहीं आएगा क्या? तो यहां पे आपका 1 आ जाएगा। कब आएगा? जब इसको 3/4 से डिवाइड करवाएंगे। तो पूरी रो को 3/4 से डिवाइड करवाना पड़ेगा। इसका मतलब 3 को भी 3/4 से डिवाइड करवाएंगे। 3/3/4 क्या आएगा? ये 3, ये 4/3 हो जाएगा, जो कि आंसर आपके पास 4 आ गया। किसको डिवाइड करवा हमने?
3 को 3/4 से अगर डिवाइड करवा तो आंसर 4 आ गया। यहां पे आप लिख सकते हो, यहां पे जो आपके पास एक्स बी है, यहां पे आप एक्स बी लिखोगे, यहां पे आप x1 लिखोगे, ये आपके पास x2, ये आपके पास x3, और सॉरी s3 नहीं है, s1 s2 s3 ऐसे आप लिखोगे। अब आपने देखा कि जब इस रो को आप 3/4 से डिवाइड करवा रहे हो, जो 3 को 3/4 से डिवाइड करवा तो आंसर 4 आया है, तो यहां पे लिख दिया जो है 4, इसके कोरस्पोंडिंग ये 4। अब देखो मैं पहले यही रो क्यों लिख रहा हूं, ये रो मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जब मैं ये एलिमेंट लिखूंगा ना तो ये मैंने 0 बना के तब लिखनी पड़ेंगे, इसलिए मैं ये लिख रहा हूं पहले। अब ये 3/4 को अगर 3/4 से डिवाइड करवाते तो 1 आएगा, मतलब इसके कोरस्पोंडिंग जो एलिमेंट आया आपके पास 1 आ गया। आगे 0 को 3/4 से डिवाइड करवाओगे तो 0 ही आएगा, तो ये आ गया आपके पास, यहां पे 0 आ गया। नेक्स्ट माइनस के 3/4 को 3/4 से अगर डिवाइड करवाते हो, माइनस के 1/4 को, माइनस 1/4 को 3/4 से डिवाइड करवाओगे तो ये 4/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, रेसिप्रोकल हो गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये 4/3 से जो मल्टीप्लाई हो गया, ये माइनस के 1/3 बच गया। तो यहां पे मैं लिखता हूं माइनस के 1/3, ये आ गया आपके पास माइनस 1/3। और यहां पे आपके पास 0 है, 0 को 3/4 से अगर डिवाइड करवा रहे हो तो क्या आएगा आपके पास, 0 ही आएगा, यहां पे लिख दिया 0। और अब जो है 1 को 3/4 से डिवाइड करवाओगे, 1 को 3/4 से अगर डिवाइड करवाओगे तो ये 4/3 हो जाएगा, तो यहां पे लिख देता हूं मैं 4/3, S3 के कोरस्पोंडिंग 4/3, ये आ गया आपके पास। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, अब जो पहली और सेकंड रो है ना, फर्स्ट और सेकंड रो को आप क्या करो, इसके कोरस्पोंडिंग जो एलिमेंट है आपने इसको वन फॉर्म करना है। ये कब वन फॉर्म हो सकता है, सॉरी इसके कोरस्पोंडिंग इस कॉलम के अंदर जो भी एलिमेंट है आपने उसको 0 बनाना है। अब देखना ये आपका 0 कब बन सकता है, 1/4 का इसके साथ क्या ऑपरेशन ऑपरेट करें कि ये आपका 0 बन जाए। तो क्या करो आपने R1 के ऊपर तो ऑपरेशन ऑपरेट करना पड़ेगा R1 के ऊपर, क्या कि आप 11 ये 1/4 है माइनस से ये आएगा आपके पास 3/4, किससे मल्टीप्लाई करवाओगे इसको कि आपका 1/4 बन जाए, ये वाला। देखो मैंने क्या किया, मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर से आप किसी से मल्टीप्लाई करवा के सब्ट्रैक्ट कर लो। अगर आप इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करवा दो, 1/3 से मल्टीप्लाई करवाओगे 3 से 3 कैंसिल, 1/4 बच गया, और 1/4 में से 1/4 0 आ जाएगा। मतलब क्या करो आप ऑपरेशन ऐसा ऑपरेट करो कि इसको 1/3 से आप मल्टीप्लाई करवा के, 1/3 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 3 से 3 कैंसिल, 1/4 माइनस 1/4 आपका 0 होता है। तो यहां पे लिख दिया आपने, आपका 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कहां पे आया है, और ये 0 यहां पे 0 आया है, यहां पे 0 लिख दिया हमने, ये 0 आ गया। ओके जी, अब ये पूरी की पूरी रो के ऊपर ऑपरेशन ऑपरेट करना पड़ेगा ना, मतलब ये 6 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें हमने, 6 में से हमने सब्ट्रैक्ट किया है 1/3 से मल्टीप्लाई करवा के इस 3 को, तो 3 से 3 कैंसिल, ये आपका 6 माइनस के 1 5 आ गया। तो यहां पे जो लिखा जाएगा यह आएगा आपके पास 5, और ये जो वेरिएबल्स हैं इसकी ये लिख लेते हैं। अब यहां पे ये 5 था तो हमने 5 इसको एज इट इज लिख दिया। ये x2 जो आपके पास है ये x2 एज इट इज लिख दिया, इतना आ गया। आगे जो है इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करवा के इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 1/3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 तो 0 ही आएगा, 1 में से अगर 0 को घटाएंगे तो 1 आएगा, तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे 1, ये 1 आ गया। अब आगे
इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करवा के इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। 1/3 से अगर मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आएगा, 1/3 से 1/4 को माइनस 1/4 को माइनस जो है 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 1/12 आ गया। तो इस माइनस 1/12 को 0 से सब्ट्रैक्ट करना है। ये जो ना गलत लिखा गया थोड़ा सा, कैसे, आपने इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करवा के 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये तो आपका कितना आएगा, ये तो आपका 1 आ गया। ओके जी, लिख दिया। अब इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करवा के इसमें से सब्ट्रैक्ट करना 1/4 में से, और 1/4 में से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख लिया है ये 1/4 के अंदर से आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया 1/3 इंटू माइनस 1/4, ये आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया। इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करवा के क्या आया, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, मतलब 1/4 है प्लस 4 3 जा 12 तो 1/12 ये आ गया। अगर आप इसका एलसीएम लेते हो तो 12 एलसीएम आ गया आपके पास, ये 12 आपके पास एलसीएम आ गया। और ये कितना आएगा, 3 प्लस के 1, 4 3 जा 12 3 और प्लस के 1, ये 4/12 आपका आ गया, और 4/12 1/3। तो क्या मैं यहाँ पे आपका 1/3 लिख दूं क्या, ये मैंने 1/3 लिख दिया। अब इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करवा के इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 आएगा, तो ये आ गया आपके पास 0। अब इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करवा के 0 में से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0 माइनस 1/3 तो माइनस 1/3 आपका यहाँ पे ये आ गया। ये हमने जो है फर्स्ट, जो आपकी फर्स्ट रो आई है, ये फर्स्ट रो भी हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर दी है। अब ये कंस्ट्रक्ट करने के बाद आपका क्या आएगा वो देखते हैं। इसके बाद क्या निकाल लें, अब इसके बाद हम ये जो सेकंड रो है वो लिखते हैं। अब सेकंड रो कैसे आएगी, ये देख लो आप कि यहां पे अब ये एलिमेंट 0 कब हो सकता है, मतलब 11/4 0 कब आएगा कि इसको किससे मल्टीप्लाई करवा के इसमें से घटाएं, मतलब ऑपरेशन आपने सेकंड रो पे लगाना है। सेकंड रो के ऊपर क्या ऑपरेशन लगाना है, सेकंड रो के अंदर से आप सेकंड रो का एलिमेंट क्या है 11/4, 11/4 में से क्या सब्ट्रैक्ट करो 3/4 से मल्टीप्लाई करवा के कि आपका 0 बन जाए। आप क्या करो, इसको जो ना 11/3 से मल्टीप्लाई करवा लो। 11/3 से मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि 3 से तो 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आपके पास 11/4 आ जाएगा, और 11/4 माइनस 11/4 आपका 0 आ गया। क्या आएगा, 11/4 अपॉन 11/4 आपके पास 0 आ जाएगा। तो ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं, ये तो आपका एलिमेंट 0 बन गया। यहाँ पे 0 है, ये S2 है, ये एज इट इज लिख दिया। ये 0 है और ये S2 है, ये एज इट इज मैंने लिख दिया है। और इस एलिमेंट की जगह भी लेके आएंगे, पर यहाँ पे आपका जो एलिमेंट आएगा वो 0 आ गया। इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, ये देखना, क्या किया हमने ऑपरेशन ऑपरेट किया है। कौन सा ऑपरेशन ऑपरेट किया है, ऑपरेशन ऑपरेट किया हमने R2 के ऊपर, सच दैट R2 के अंदर से, R2 में से हमने 11/3 को मल्टीप्लाई करवा के R3 को तो सब्ट्रैक्ट किया R2 के अंदर से, 11/3 से मल्टीप्लाई करवा के R3 को तो R2 में से सब्ट्रैक्ट किया है। ऐसा हमने ऑपरेशन ऑपरेट किया है कि इसको 11/3 से मल्टीप्लाई करवाओ और इसमें से घटा दो। ऐसा करने से ये तो आपके पास 0 आ गया। अब ये क्या है आपके पास है 15 है ना, 15 के अंदर से ये 3 है, तो 15 में से 11/3 इंटू 3 से 3 कैंसिल, ये 15 माइनस 11 4 आ गया, तो यहाँ पे आपका 4 आएगा, ये 4 आ गया। अब जो है आप क्या करोगे, नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, नेक्स्ट एलिमेंट है आपके पास है
यहां पे ये 0 है, ठीक है, तो ये 0 और यहां पे भी 0 है, मतलब 0 की 11/3 से मल्टीप्लाई करवाओगे 0 आएगा, 0 में से घटाओगे तो 0 ही आएगा, तो ये लिख दिया हमने 0 एज इट इज। ओके जी, नेक्स्ट क्या करना है आपने, नेक्स्ट है आपके पास है ये है माइनस के 1/4, माइनस 1/4 के अंदर से आपने क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 11/3 लिख के 11/3 से किसकी मल्टीप्लाई करवानी है, माइनस के 1/4 की, और माइनस 1/4 में से घटा देंगे, माइनस 1/4 माइनस 11/3 इंटू माइनस के 1/3, कितना आ गया, ये आ गया आपका माइनस के 1/3, और ये माइनस माइनस है, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, जो कि कितना आ गया 11/4 3 जा 12, ये आ गया। 12 एलसीएम ले लो, 12 अगर एलसीएम लेते हो तो ये आएगा आपके पास माइनस के 3 और प्लस है, प्लस कितना 11, तो 8/12 आ गया, और 8/12 आ गया तो 4 से इसको डिवाइड करवा लो, कितना आएगा ये 4 2 जा 12, 4 3 जा 4 2 जा 8 है, और 4 3 जा 12, तो आपके पास 2/3 आ गया। यहां पे लिख लेते हैं हम 2/3 लिख लिया। अब इसको 11/3 से मल्टीप्लाई करवा के और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 में से, तो ये तो 0 बनेगा 11/3 से मल्टीप्लाई, और 1 में से 0 घटाओगे तो 1 आएगा, तो ये आपके पास 1 आ गया। अब इसको 11/3 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 11/3, 0 में से घटाओगे तो माइनस के 11/3 आ गया, तो माइनस के 11/3, इतना आपके पास आ गया। अब क्या करना है आपने, ये CJ और ZJ लिख लो, अब CJ और ZJ, यहां पे आएगा आपके पास CJ क्या होगा 25000, यहां पे लिख लिया 25000, ये लिख लिए। अब आपने निकालने हैं ZJ, यहां पे लिख लो ZJ क्या होता है, ZJ आपका इसकी कोरस्पोंडिंग XI के साथ मल्टीप्लाई करवा के, मतलब CB इंटू XI का समेशन आपने लिखना है, क्या 5 की 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, 0 की 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 2, सबको ऐड करेंगे तो आपके पास 2 आ गया, क्योंकि 0 + 0 + 2 आपका 2 आ गया। नेक्स्ट 5 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 5 प्लस 0 के मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 2 के मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, तो 0 ऐड करेंगे तो 5 आएगा, यहां पे लिख दिया आपने 5। आगे 5 की मल्टीप्लाई 1/3 के साथ 1/3, 5/3, ये 5/3, 0 के मल्टीप्लाई जो है 2/3 के साथ 0, और 2 की मल्टीप्लाई -1/3 के साथ है, 2 की मल्टीप्लाई -1/3 के साथ माइनस के 2/3, तो ये माइनस के 2/3, तो आपका आंसर आ गया 3/3, 3 एलसीएम ले लिया, 5 माइनस के 2 3, 3/3 1 आ गया, यहां पे लिख दिया मैंने 1। आगे 5 की 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, 0 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 0, 2 की 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, सारी 0 आ गई, ऐड करोगे तो 0 आपका यहां पे आ गया, ये लिख दिया जी। आगे इस 5 की मल्टीप्लाई, आगे इसकी मल्टीप्लाई, इस 5 की मल्टीप्लाई अगर -1/3 के साथ करते हैं तो माइनस के 5/3, ये आ गया। अब 0 की मल्टीप्लाई इस एलिमेंट के साथ अगर करें तो 0 ही आएगा, 0 की मल्टीप्लाई किसी के साथ भी करोगे 0 आएगा, तो 0, और प्लस है 2 की मल्टीप्लाई 4/3 के साथ करोगे तो 8/3 आएगा, यहां पे लिख दिया 8/3। इन दोनों को ऐड करवा दो, इन दोनों को अगर आप ऐड करवाते हो, क्या है ये जो है इन दोनों में से 3 तो एलसीएम आ गया, माइनस के 5 प्लस के 8, मतलब 3/3, 3/3 तो आपका 1 होता है, तो यहाँ पे आ गया 1, ये आपका 1 आ गया। अब आपके पास आएगा CJ माइनस ZJ, अब निकालो आप CJ माइनस ZJ, CJ माइनस ZJ क्या आएगा, इसमें से आपने ये टर्म में CJ की सब्ट्रैक्ट करनी है, तो 2 - 2 आपके पास आ गया 0, क्या आ गया 2 - 2 0, 5 - 5 ये भी आपके पास 0 आ गया, सॉरी CJ माइनस ZJ करना है, तो इसमें से
हमने ये सब्ट्रैक्ट करना, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 0 आएगा, 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे 0 आएगा, और ये 0 में से, अब देखो यहां पे 0 है और यहां पे 1 है, 0 में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, -1 आ गया। इस 0 में से ये 0 सब्ट्रैक्ट करोगे 0, और इस 0 में से ये सब्ट्रैक्ट करोगे -1। तो अभी यहां पे देखना आपकी सारी की सारी Cj माइनस Zj की टर्म में या तो 0 है या नेगेटिव है, और अगर इसकी सारी की सारी टर्म में या तो 0 आ जाए या नेगेटिव आ जाए तब आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ जाता है। तो अब आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, क्या है ऑप्टिमम सॉल्यूशन? आपकी x1 की वैल्यू तो ये है जो xb के कोरस्पोंडिंग आई है। x1 की वैल्यू क्या है आपके पास है? x1 की वैल्यू आपके पास है 4, और x2 की वैल्यू जो आपके पास आई है, x2 की वैल्यू कितनी आई है? x2 की वैल्यू तो 5 आ गई, मतलब x2 इज इक्वल टू 5, और x1 की वैल्यू 4। ये आपका सॉल्यूशन आ गया। इस तरीके से हम अपनी जो सिंप्लेक्स टेबल है उस सिंप्लेक्स टेबल का सॉल्यूशन निकालते हैं, और सॉल्यूशन निकाल के फिर जो है एलपीपी को ऐसे सोल्व करते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि जैसे हमने यहां पे स्मॉलेस्ट नंबर, जो ग्रेटेस्ट नंबर था ना, वो सिलेक्ट किया है। अब आपके ये आ सकता है कि ग्रेटेस्ट नंबर आपके पास 2 सेम आ गए, तो जैसे 3/4 यहाँ पे भी कहीं 3/4 आ जाए तो कौन सा सिलेक्ट करोगे? इस केस में तो आप रैंडमली कोई भी ले सकते हो, ये ले सकते हो, ये यहाँ पे 3/4 है, ये ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो आप। पर अगर यहां पे 2 स्मॉलेस्ट नंबर आपके सेम आ गए तो उस केस में आपका जो ये टेबल है, सिंप्लेक्स टेबल है, वहां पे टाई का केस फॉर्म होगा, टाई हो जाएगा वो। और उसको कैसे सोल्व करेंगे ये नेक्स्ट लेक्चर में हम सोल्व करेंगे। उस वीडियो को भी बड़े ध्यान से देखना है और इसको अच्छे ढंग से करना है। किसी कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट आते हैं मेरे से डिस्कस करना है। थैंक यू।